नमस्कार प्यारे दोस्तों, जी जैन एजुकेशन परिवार में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और करंट अफेयर 360 फॉर स्कूल लेक्चरर के इसी क्रम में आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। पहला लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा और अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। मैं उसकी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको उसके लिए। तो हमारा आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वो किसके ऊपर है? जनवरी फरवरी 2026 का पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये उसी टॉपिक का एक अलग हिस्सा है। रक्षा और प्रौद्योगिकी हम पढ़ चुके हैं और दूसरा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो चलिए इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जैसा कि ऊपर नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन इसको घोषित कर दिया गया है, ESZ, इसलिए ये चर्चा में है। और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? ये अभ्यारण्य है अपने राजसमंद, पाली और उदयपुर में। टोटल 610 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला है। तो देखो कुंभलगढ़ जगह तो कहाँ पे है? राजसमंद में। लेकिन जो अभ्यारण्य होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि एक ही जिले में हो। आसपास के जैसे पाली जिले के कुछ गांव हो गए, कुछ गांव उदयपुर जिले के हो गए, तो वो उनमें भी फैला है। तो कुल इसका क्षेत्रफल कितना है? 610 किलोमीटर स्क्वायर। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है राजसमंद, पाली और उदयपुर में। और चर्चा में क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? यह एक प्रकार का बफर क्षेत्र होता है। बफर क्षेत्र मतलब मान लो ये कोई अभ्यारण्य है, इसके आसपास इसके आसपास का इलाका, इसको बफर जोन बना देते हैं ताकि यहाँ पे मनुष्यों की कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सके, ताकि ये अंदर जो जानवर हैं, अंदर जो भी रह रहे हैं वन्य जीव, उनको आदमी से परेशानी नहीं हो और मनुष्यों को इन जानवरों से परेशानी नहीं हो। तो दोनों को सेपरेट रखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए एक बफर जोन बना दिया जाता है। वह बफर जोन क्या कहलाएगा? इको सेंसिटिव जोन। अभ्यारण्य की सीमा के 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये जो क्षेत्र है 0 से 1 किलोमीटर तक की सीमा को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया। 243 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का कुल क्षेत्रफल है। ये जो क्षेत्रफल है ना, ये अंदर वाला तो ये तो हो गया 610 किलोमीटर स्क्वायर कुंभलगढ़ का। और ये जो बाहर वाला क्षेत्रफल है ना, जो 0 से 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ये इसके आसपास ऐसे घुमा हुआ है, इसका एरिया है 243 किलोमीटर स्क्वायर। और इस एरिया में लगभग 94 गांव प्रभावित हुए हैं। कितने गांव प्रभावित हुए हैं? 94 गांव। 94 गांव इसमें क्या हुए हैं? प्रभावित हुए हैं। तो हमने ये देख लिया, ये इसलिए चर्चा में था। राजस्थान में अब तक कुल कितने इको सेंसिटिव जोन हैं? कुल कितने इको सेंसिटिव जोन हैं उनको देख लेते हैं। अब तक राजस्थान में 19 इको सेंसिटिव जोन है। कितने हैं? 19। उनमें से जो नवीनतम है, जो हाल फिलहाल या जो लेटेस्ट बने हुए हैं, नवीनतम है, उनको देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस पूछा जा सकता है, कौन से नंबर पे कौन सा इको सेंसिटिव जोन बना है, वो भी पूछा जा सकता है। तो 15वां है भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पे है ये अभयारण्य? ये है चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़ में। ये था 15वां। 16वां है फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर में। 16वां कहाँ पे है? उदयपुर में, फुलवारी की नाल। 17वां है ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य, चूरू में। और 18वां है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये 12 में है। ये कहाँ पे है? 12 में। और 19वां जो लेटेस्ट जो मैंने आपको बताया, ये है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजसमंद में है। ये कहाँ पे है? राजसमंद में। अब जो इको सेंसिटिव जोन होता है, ये जोन है, इसमें मनुष्यों को, ये जो व्यक्ति हैं, उनको कुछ उनकी जो गतिविधियां होती है ना, उनको प्रतिबंध लगा दिया जाता है और कुछ गतिविधियों की उनको छूट दे दी जाती है कि आप कर सकते हो। मान लो यहाँ पे गांव में किसी कोई आदमी खेती कर रहा है, तो क्या वो इको सेंसिटिव जोन होने के घोषित होने के बाद खेती नहीं कर सकेगा? जी कर सकता है। इसमें अनुमत गतिविधियां, आपको क्या क्या आप कर सकते हो उसकी इसमें आपको अनुमति मिली है, और क्या क्या नहीं कर सकते वो सब हमारे यहाँ पे लिख रखा है। देखो नोट डाल के मैंने लिखा है कि इको सेंसिटिव जोन में व्यावसायिक खनन नहीं कर सकते आप इस क्षेत्र में, आप ईंट भट्टे का काम नहीं कर सकते, आप प्रदूषणकारी उद्योग नहीं लगा सकते, आप नए होटल रिजॉर्ट इसमें नहीं बना सकते। ये चीज तो इनकी मनाही है, ये चीज आप कर नहीं सकते इस वाले क्षेत्र में। और कौन कौन से कार्य आप कर सकते हो? आप कृषि या बागवानी जो पहले से करते आ रहे हो वो आप कर सकते हो। वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है, बिल्कुल इससे मनुष्यों को भी फायदा हो रहा है और पशुओं को भी या वन्य जीव को भी फायदा हो रहा है। जैविक खेती कर सकते हो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हो, उसके साथ हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना, ये काम आप इसमें
कर सकते हो। इसको आप एक बार गौर से जरूर पढ़ना। इको सेंसिटिव जोन में कौन सी गतिविधियां की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती, उसके ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। तो ये मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझा दिया। वन्य जीव देख लिया और अब तक वन्य जीव अभ्यारण्य देख लिया। इको सेंसिटिव जोन क्यों घोषित किया था, उसके साथ 19 हैं, उनमें भी उनको जो लेटेस्ट थे उनको भी हम देख चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कुल कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। और अब देख लेते हैं कौन कौन से जो लेटेस्ट है उनको देख लेते हैं, जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो 38वां जो है मोकला कंजर्वेशन रिजर्व, कौन सा है? मोकला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे? जैसलमेर में। 39वां है बुचारा मुख्य संरक्षण रिजर्व, कोटपुतली बहरोड में। और 40वां खेजड़ली कला संरक्षण रिजर्व, जोधपुर में। ये भी एक प्रकार का क्या है, एक कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है और साथ ही साथ कुछ एरिया का संरक्षण करने के लिए उसको कंजर्वेशन रिजर्व बनाते हैं। अब इको सेंसिटिव जोन भी कुछ ऐसा ही है और कंजर्वेशन रिजर्व भी कुछ ऐसा ही है। इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा। चलिए वो आपको डिफरेंस या अंतर बताता हूं मैं। आप ये याद रखना कि कुल कितने हैं? 40 हैं। 38वां, 39वां, 40वां याद रखना। 38वां मोकला वाला हो गया जैसलमेर में, 39वां बुचारा वाला कोटपुतली बहरोड जो जयपुर से अलग हुआ जिला वहां पे, और 40वां कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर का खेजड़ली, जहां पे खेजड़ली मेला लगता है, बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है खेजड़ली यहाँ पे। अब चलते हैं, देखो इनमें अंतर क्या क्या है, किसमें? इको सेंसिटिव जोन में, जो इको सेंसिटिव जोन है इसमें, और कंजर्वेशन जोन या कंजर्वेशन रिजर्व है, इनमें क्या क्या अंतर है। सबसे पहले इनकी स्थिति देखते हैं। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास होगा। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है या कोई राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, उसके आसपास ही होगा। ठीक है, ये मान लो वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर कोई ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसी के आसपास हो सकता है। ये ऐसे ऐसे करके इसी को ही बफर जोन बनाया जा सकता है। लेकिन ये कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अभ्यारण्य हो या फिर कोई टाइगर सेंचुरी हो, ये कहीं भी हो सकता है। कन्वर्ट ये कंजर्वेशन रिजर्व है जो कहीं भी बनाया जा सकता है। जहां पे लगता है कि यहाँ पे इन जगह को संरक्षण की जरूरत है तो उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा सकता है। और उद्देश्य, इनके उद्देश्य क्या क्या है? इसका उद्देश्य तो हम देख लिया, बफर बनाना, मतलब जानवरों से इंसानों की और इंसानों से जानवरों के बीच में दूरी बनाना, ताकि एक दूसरे आराम से रह सके, एक दूसरे के घरों में नहीं आए। चलता चलता तेंदुआ आपके घर में आ गया तो उसको बोलेंगे भाई बफर जोन बन गए, आप अपने घर में रहो, हमें हमारे घर में रहने दो। तो ये है बफर जोन। और इसमें क्या है, इनका व्यापक रूप से संरक्षण करना, व्यापक रूप से उस एरिया का संरक्षण करना। वो आर्द्र भूमि भी हो सकती है या कोई भी हो सकता है, वो एक मान लो कोई छोटा मोटा वन भी हो सकता है, तो वो उनका व्यापक रूप से संरक्षण करना, कि उस पूरे एरिया का संरक्षण किया जाना चाहिए। कानूनी आधार क्या है? इसको बनाया जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको बनाया गया है। किसको? इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को, सॉरी इको सेंसिटिव जोन को, इकोनॉमिक नहीं। और कई कानून और नीतियां इसको बनाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव अभ्यारण्य का एक धारा है 36C, उसके तहत कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाते हैं। ठीक है, कई कानून है जिसमें से एक बता रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, उसकी धारा है 36C, इसके तहत भी ये कंजर्वेशन जोन बनता है। नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण सख्त और स्पष्ट होता है। इसमें आप नहीं कर सकते गतिविधि, यानी आप ईंट भट्टे का निर्माण यहाँ पे नहीं करोगे तो नहीं करोगे, करोगे तो आपके ऊपर दंड होगा, और जो चीज आपने बनाई है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा वहां से। ये थोड़ा लचीला होता है। आप थोड़ा बहुत काम अगर कर रहे हो वहां पे तो कर भी सकते हो, अगर वो संरक्षण वहां पे हो रहा है तो आप काम स्टार्ट भी कर सकते हो, अगर पशुओं को खतरा नहीं है या फिर उस जगह को खतरा नहीं है। और सीमा का निर्धारण इसमें निश्चित होता है, बिल्कुल। इसमें 0 से 1 किलोमीटर के आसपास का सीमा का निर्धारण होता है, यानी कि इस वन्य जीव से यहाँ से 0 से लेके 1 किलोमीटर तक की ये दूरी होती है, इतनी इतनी, ये वाली, ऐसे ऐसे करके। और इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, विविध हो सकता है। कभी मान लो कई साल इस कंजर्वेशन को जो कंजर्वेशन जोन घोषित किया था, अब ये काफी हद तक सुरक्षित है, तो फिर इतने वाले पोर्शन को कंजर्वेशन जोन घोषित कर देंगे। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो विविध और फ्लेक्सिबल होता है इसमें सीमा का निर्धारण। तो ये इसके क्या है, अंतर है। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है और इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो कल एक बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा था, मैंने मैसेज पढ़ा है, वो मैसेज में कहता है कि सर आप हमें एक स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। देखो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और हमारे ऐप में मिल जाएगी। जीजेन ऐप है, वहां पे मिल जाएगी। इन दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पे जाओ आप।
आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसके बाद जीजेन ऐप को आप डाउनलोड करो अपने फ़ोन में। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने टेस्ट दिए होंगे। आपको टेस्ट भी मिलेंगे और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है? और एक और चीज़ मैंने कर रखी है कल के वीडियो में, जो कल आपको मैंने जो अपना जो ये दिया था, मैंने आपको पीडीएफ दी थी, उस पीडीएफ में मैंने कुछ स्थानों को छोड़ रखा है। वो इसलिए छोड़ा है ताकि आप वीडियो देखते टाइम बिल्कुल अटेंटिव रहो, एकाग्रचित्त रहो और आपको चीज़ें याद हो, फिर आप उसको फिलअप करना है। उस स्थानों को आपको खुद से फिलअप करना है और नहीं कर पाए हो तो वीडियो वापस देख के कर लेना। वो इसीलिए रखा है ताकि आपके लोगों का बिल्कुल ध्यान रहे, ध्यान इधर-उधर ना भटके, क्योंकि वो चीज़ें मैं नहीं लिख रहा, मैं लिख के बता रहा हूँ। वो चीज़ें वीडियो में मैं लिख के बताता हूँ अलग से, तो वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी कुछ एक चीज़ें, वो आपके पीडीएफ में नहीं होगी, उसको आपको लिखना होगा। अगला टॉपिक है शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य, तो सबसे पहले ये शेरगढ़ अभयारण्य है कहाँ, ये देख लेते हैं। ये शेरगढ़ अभयारण्य है जोधपुर वाला। ये शेरगढ़ अभयारण्य है जोधपुर। एक शेरगढ़ हमने पढ़ा था कहाँ पे, 12 में, और ये शेरगढ़ जोधपुर वाला है, ठीक है। दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट की खोज की है इसने। दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली यहाँ पे क्या मिली है? दुनिया की एक सबसे छोटी बिल्ली है जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। ये देखो, बहुत छोटी सी है, इतनी सी है ये रस्टी स्पॉटेड कैट। ये कहाँ पे मिली है? शेरगढ़ अभयारण्य में। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इस 2016 में इसको संकटानापन या नियर थ्रेटन घोषित कर रखा है। आईयूसीएन क्या होता है? आईयूसीएन देखो, विश्व की एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीव जंतु होते हैं, जितने भी वन्य जीव जंतु हैं तो उनका संरक्षण करती है। वो 1948 में बनी थी। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। ये 1968 से एक बुक जारी करती है, रेड लिस्ट, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट डाटा बुक। उसमें ये जानवरों की प्रजातियों को, ये जानवरों को 9 भागों में बांटती है कि भाई कोई नियर थ्रेटन है, कौन सी विलुप्त हो चुकी है, कौन सी विलुप्त होनी बाकी है, कौन सी बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है, कौन सी सेफ है, कौन सी थोड़ी सी मतलब जिसमें थोड़ा घबराहट की बात है कि वो विलुप्त हो सकती है, संकटानापन है, ऐसे करके वो एक 9 प्रकार में इनको डिवाइड रखती है। तो उस 9 में एक है संकटापन या नियर थ्रेटन। उस नियर थ्रेटन में मतलब इसको खतरा है, बहुत जल्द इसको अगर नहीं संभाला गया तो ये विलुप्त हो जाएगी। ये प्रजाति अपने यहाँ से कहाँ से विलुप्त हो सकती है? पृथ्वी से, ठीक है। तो इसलिए इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन में रखा हुआ है। इसे हमिंग बर्ड ऑफ कैट भी कहते हैं। हमिंग बर्ड क्या होता है? पक्षियों में बहुत छोटा पक्षी होता है, उसको कहते हैं हमिंग बर्ड। वो बहुत तेज फड़फड़ाता है। तो ये बिल्लियों की हमिंग बर्ड है। ये भी बहुत छोटी बिल्ली होती है, जैसा कि हमने देख लिया, सबसे छोटी जंगली बिल्ली होती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का पहला मॉडल वेटलैंड, राजस्थान का पहला आदर्श वेटलैंड कौन सा बना है? सिलीसेट झील अलवर। ये आर्द्रभूमि होती है। क्या होती है? आर्द्रभूमि या वेटलैंड। कहाँ पे है? सिलीसेट झील अलवर में। और सिलीसेट झील का निर्माण किसने किया था? ये तो आप राजस्थान के इतिहास में पढ़ते होंगे। विनय सिंह ने करवाया था अपनी रानी, किसने? महाराजा विनय सिंह ने कराया था अपनी रानी शीला के लिए। तो वो बाद की बातें हैं, वो आपने पढ़ रखा होगा। यह राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है। कौन सी साइट है? ये राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है। इसके अलावा ये भारत की कौन सी नंबर की है? ये है भारत की 96th 96वीं रामसर साइट है। भारत की ये 96th नंबर 96वीं रामसर साइट है। तो ये राजस्थान की 5वीं होगी। तो राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट है? 5। रामसर साइट का मतलब एक आर्द्रभूमि संरक्षण का एक सम्मेलन हुआ था रामसर, वहां पे एक ईरान में शायद जगह है रामसर, वहां पे ये संरक्षण एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ये कहा गया था आर्द्रभूमियों का हमें संरक्षण करना है, और जिस आर्द्रभूमि का संरक्षण एक वर्ल्ड लेवल पे किया जाएगा उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि अब इन जो 5 राजस्थान की जो आर्द्रभूमियां हैं, इनको वर्ल्ड लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग होती है, विश्व स्तर पे इनकी मॉनिटरिंग होती है, उनको संरक्षण का दर्जा दिया जाता है ताकि इनके ऊपर ध्यान रहे ऊपर से और इनको संरक्षित किया जा सके। तो इनमें कौन कौन सी है हमारे पास? 5। एक तो ये होगी, ये 5वीं होगी। एक नंबर है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में 1981 में इसको घोषित किया गया था। सांबर झील जयपुर को 1990 ईस्वी में रामसर साइट घोषित किया गया था। एक 2025 पिछले साल ही बनी है मेनार वेटलैंड उदयपुर वाली, और खिंचन आर्द्रभूमि फलोदी। 2 ये होगी। तो कौन कौन सी होगी? केवलादेव हो गई, घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भरतपुर में। कब? 1981 में। सांबर जयपुर में है, कहाँ कब बनी थी? 1990 में। और 2 कौन कौन सी होगी? मीनार वेटलैंड उदयपुर में है, और मीनार के बाद में कौन सा हो गया? अपने खिंचन आर्द्रभूमि फलोदी में। इन दोनों को 2025 में मिला है, और ये 2026 जनवरी में इसको मिला है। किसको? सिलीसेट झील को। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास?
5 रामसर साइट हो चुकी हैं राजस्थान में। और भारत में कितनी है? भारत में है अब तक टोटल 98। टोटल भारत में है अब तक 98, 98 आर्द्र भूमियां हैं। कौन कौन सी है? 96 तक तो ये हो गई, 2 और बची है, वो 2 मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे बता दूंगा, ठीक है। और उसके उस पे प्रश्न भी आया था, इस बार सब इंस्पेक्टर में प्रश्न भी बनाया और वो बहुत ट्रिकी प्रश्न था। और मुझे विश्वास था कि लोग गलत करेंगे, अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो 100% गलत करेगा। कैसे गलत करेगा आगे बता दूंगा आपको। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसमें एक दुर्लभ कीटाहारी पौधा जिसको कहते हैं यूट्रिकुलेरिया ब्लेडरवॉर्ट, ये देखो ये पौधा है वो यूट्रिकुलेरिया ब्लेडरवॉर्ट। ये एक दुर्लभ पौधा है। ये कहाँ पे मिला है? केवलादेव इसमें घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? भरतपुर में, आपको पता ही है, ये वाला ही है, ये वाला ही भरतपुर वाला। और इसमें एक तो ये मिला, एक कॉमन सेल्डक यूरोपियन प्रवासी पक्षी है, छोटी गर्दन वाला हंस जैसा है। इनकी क्या हो गई? वापसी हो गई। ये पहले क्या हो गए थे? विलुप्त हो गए थे, अब ये वापस आ गए। ये देखो कॉमन सेल्डक, ये हंस की जैसा है, छोटी गर्दन वाला, ज्यादा गर्दन बड़ी नहीं होती। ये हंस की गर्दन तो इतनी लंबी होती है। ये हो गया हंस, इसकी गर्दन लंबी है और इसकी थोड़ी सी ये यूं है, इसकी थोड़ी सी छोटी है उसके हंस से, ठीक है। तो ये कॉमन सेल्डक है और ये मान लो हंस है। तो कॉमन सेल्डक अगर पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित कॉमन सेल्डक और यूट्रिकुलेरिया ब्लेडरवॉर्ट कहाँ पाए गए हैं या कहाँ पे वापसी हुई है, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। ये केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर में है। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। RCDF राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। RCDF क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, हिंदी में हो गया राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। इसने राष्ट्रीय गोकुल मिशन, एक गोकुल मिशन चल रहा है गायों के लिए। इस मिशन के तहत आधुनिकीकरण किए गए सीमन स्टेशन, सीमन स्टेशन होते हैं जब गायों को गर्भपात करवाने के लिए बैलों के जो सीमन लिए जाते हैं उनको स्टोर किया जाता है, वो सीमन स्टेशन है। और उनको एकदम एडवांस बनाया है। 2 सीमन स्टेशन। कौन कौन से सीमन स्टेशन है? एक तो नरवा जोधपुर में और एक बस्सी जयपुर में। इनको क्या किया? एडवांस आधुनिकी बनाया गया है। किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। किसकी सहायता से? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन ये काम कर रहा है। अगला चलते हैं। प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी, प्रदेश की दूसरी, राजस्थान में दूसरी लोयन सफारी का उद्घाटन या दूसरी लोयन सफारी किसको घोषित किया गया है? उदयपुर में। उदयपुर में भी कौन सा है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। कौन सा है? उदयपुर में है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल इसको क्या है? दूसरी लोयन सफारी घोषित किया गया है। इसमें क्या है? एशियाटिक शेर जिसका नाम सम्राट और एक सुनैना, ये आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आप जाओगे तो वहां पे लोयन, कौन से लोयन दिखेंगे? एशियाटिक शेर, जिसके एक का नाम क्या है? सम्राट और दूसरी का सुनैना। ये एक कपल है, जोड़ा है, ये आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और राजस्थान की पहली लोयन सफारी कौन है? ये दूसरी है, तो पहली कौन सी होगी? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। अपना नाहरगढ़ ये यहाँ पे जो जयपुर में है, नाहरगढ़ दुर्ग के पास में जो जैविक उद्यान है वो पहला लोयन सफारी है। तो ये भी टॉपिक आपके समझ में आ गया। गुडा विश्नोयान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में था। बताया जाता है कि 230-31 हेक्टर के आसपास जमीन थी जो 14 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था कि वन विभाग इसको देगा, तो उसकी अब क्या कर रही है? उसकी अभी जो पेपर वर्क चल रहा है कि इसको देने की बात चल रही है, इसलिए ये चर्चा में है। तो याद रखना बस नाम कहाँ पे है। गुडा विश्नोयान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? जोधपुर में है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि देखो कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन मन में घूमने की इच्छा होती है, पर वो दिव्यांग होते हैं, चल नहीं पाते, घूम नहीं पाते। तो उनको घुमाने के लिए उनको ये रणथंभौर या अभ्यारण्य दिखाने के लिए एक नई क्या शुरू की गई है? विशेष पर्यटक वाहन का संचालन किया गया है। ये देखो, यहाँ पे वो व्हीलचेयर पे आएंगे और व्हीलचेयर से उसको यहाँ पे बिठा दिया जाएगा जो दिव्यांग व्यक्ति है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में देश का पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ पे दिव्यांग पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटक वाहन का संचालन किया गया है। देखो बात आ गई ना, देश का पहला। जहाँ पे देश का पहला हो, राजस्थान का पहला हो या विश्व का पहला हो, ये चीजें एग्जामिनर की नजरों में सीधी सीधी जाती है, सीधी सीधी एग्जामिनर की नजरों में जाती है। तो ये देश का पहला रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, ठीक है। श्री राम वाटिका, राज्य के प्रत्येक जिले में 2-2 वाटिकाएं खोली जाएगी। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राज्य के हर जिले में, 41 जिले अपने पास, 41 जिलों में 2-2 श्री राम वाटिकाएं खोली जाएगी। तो कितनी वाटिका हो जाएगी टोटल? 82।
41 जिले हैं, तो सब में 2-2 खोलेंगे, तो 82 आरटीआई खोलने का निर्णय लिया है इस बार। RHB 273, आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा RHB 273 क्या है? ये एक बाजरे की किस्म है, त्रिविधा या त्रिसंकर से। देखो, जब संकर चीज बनती है ना, तो मतलब दो चीजों को मिला के एक संकर पौधा बनता है। एक अलग जाति का पौधा है, एक अलग प्रजाति का पौधा है। इन दोनों में इनके जीन गुणसूत्र मिलाए और एक तीसरी जाति का पौधा बन गया। नॉर्मली यही होता है। लेकिन ये जो है RHB 273, इसमें 3 पौधों को, 3 अलग-अलग पौधों को मिला के क्या किया गया है, उनका बिल्कुल उनको क्या उनका प्रजनन किया गया, तीनों में उनको गुणसूत्रों को लिया गया और उसके बाद में ये हमें पहले 3 वे या त्रिधा संकर बाजरा किस्म बनी है। ये इसकी देख लो फोटो, ये थोड़ा-सा कैसा है, सफ़ेद-सफ़ेद सा है। और ये सब क्यों करते हैं? ये सब इसलिए करते हैं, एक तो इनमें दक्षता बढ़ जाए, ये किसी भी मौसम में ये पनप सकते हैं। एक इनमें जो बाजरे में जो बीमारियाँ होती है, वो बीमारियाँ बिल्कुल खत्म हो जाए, इसीलिए तो बनाते हैं। अगर ये सब नहीं होगे तो पहले से पता था, या इसमें कुछ न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो, पोषक तत्व की मात्रा बढ़ा देते हैं। मान लो प्रोटीन बढ़ा दिया, किसी में कुछ और बढ़ा दिया, विटामिन्स बढ़ा दिए इनमें, तो वो बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। तो इसमें देखते हैं किसने किया है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, RARI, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा है, जयपुर में है दुर्गापुरा, इसके द्वारा ये विकसित की गई है। तो ध्यान रखना, RHB 273 दुनिया की पहली 3 वे त्रिधा यानी कि 3 अलग अलग प्रजातियों से इसको एक को बनाया गया संकर बाजरा किस्म है और 3 अलग अलग किस्मों के गुणों का समावेशन है इसमें। इससे फायदा क्या होगा, बाजरे में एक बीमारी होती है, ये बीमारी देखो, डाउनी मिल्ड्यू और ब्लास्ट, ये बीमारियां, इन बीमारियों के ये प्रतिरोधी होता है। इसमें अब ये बीमारियां नहीं होगी, ये बीमारी अब इसमें नहीं होगी। तो ये मैंने आपको यहां तक करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। रामसर साइट, ये आ गया। पूरे भारत में कितनी रामसर साइट है? अब तक मैंने बता दी थी। राजस्थान में कितनी है? 5 है, आपको मैंने बता दी। भारत में कितनी है? 98 है। 96 कौन सी थी? 96 थी हमारी वो सिलीसेड, सिलीसेड। और अब कितनी है भारत में? 98 है। तो 97 और 98 इस पे प्रश्न बना है। पटना बर्ड सेंचुरी, नाम पटना है तो पटना देखते लोग कहां पे जाएंगे? बिहार में। बिहार में नहीं है, यूपी का एक जिला है एटा, यूपी का एक जिला है एटा, उत्तर प्रदेश में है ये। पटना बर्ड सेंचुरी कहां पे है? एटा, उत्तर प्रदेश में। और 98वीं जो आर्द्रभूमि है वो है छारी डांड आर्द्रभूमि, कच्छ जिला, गुजरात में। छारी डांड आर्द्रभूमि, कच्छ जिला, गुजरात में है। तो ये अब तक टोटल कितनी हमारे पास आर्द्रभूमि है पूरे भारत में? 98। राजस्थान में 5 और 97 और 98 वाली कौन सी है? ये होगी एक तो पटना बर्ड सेंचुरी, एटा यूपी में है, बिहार में नहीं है। बहुत से बच्चे इसको बिहार में करके आगे और चकमा खा के क्या हुआ, गलत करके आगे। छारी डांड कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में। राजस्थान में 5 है, हमें पता है। ये जो हमारे भूपेंद्र सिंह जी है, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के जो मंत्री है, वो इन्होंने ट्वीट किया था। ये देखो, ये आर्द्रभूमियों की फोटो देखिए, इसमें से एक ये है छारी डांड भूमि है, ये वाली, और ये मान लो पटना बर्ड सेंचुरी है। इनकी फोटो इन्होंने लगाई थी। पटना बर्ड सेंचुरी इन एटा और उत्तर प्रदेश में है ये, और छारी डांड इन कच्छ, गुजरात में। ये बहुत ज्यादा विश कर रहे थे, बधाई हो, हमने इनको आर्द्रभूमियों का दर्जा, रामसर साइट का दर्जा दिला दिया है। चलिए आगे चलते हैं, ये चीजें याद रखना, भूलना नहीं है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क, माचिया बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनमें हाल ही इसको वन्य जीवों को गोद लेने की योजना थी, उसको मंजूरी मिल गई है। तो यही है, पूछा जाएगा कि हाल ही में किस बायोलॉजिकल पार्क को वन्य जीव को गोद लेने की मंजूरी मिली है? किसको मिली है? इसको, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर को, माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर को। ये क्या कर सकते हैं? वन्य जीव गोद ले सकते हैं। बायोफेच 2026, ये क्या है बायोफेच? ये देखो, जैविक उत्पादों के लिए विश्व का एक बहुत बड़ा व्यापार मेला है। जैविक उत्पादों के लिए विश्व का एक सबसे बड़ा व्यापार मेला है। इस मेले में भारत को क्या मिला है? कंट्री ऑफ द ईयर। इसलिए हमें याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का है। जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा मेला होता है बायोफेच। और इसको कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजन होता नूर्नबर्ग, जर्मनी में। तो 2 चीजें याद रखनी है, बायोफेच कहाँ पे आयोजित हुआ है? नूर्नबर्ग, जर्मनी में। और इसमें क्या मिला है भारत को? कंट्री ऑफ द ईयर, यानी कि इस वर्ष का सबसे अच्छा देश। ये देखो बायोफेच, नूर्नबर्ग, जर्मनी में क्या हुआ है? इसका सम्मेलन, या जो मेला लगा था, ठीक है, सम्मेलन नहीं, मेला लगा था। ये भी चीज आपको याद रखी रह जाएगी, ठीक है। और ये सब होने के बाद आप क्या करोगे? फिर आप पीडीएफ से पढ़ोगे। पीडीएफ में कुछ चीजें नहीं होगी, उसको आप अपने हिसाब से लिखोगे, और उसके बाद में कल आप टेस्ट दोगे हमारे ऐप पे जाके। ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इसके
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक, उसको डाउनलोड कर लो। iOS के लिए भी अवेलेबल है वो और एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। तो आप उसको डाउनलोड करो और उसमें जाके टेस्ट दो। आप हमारे टेस्ट का लेवल देखो, आपको पता लगेगा कि वाकई में बहुत शानदार टेस्ट है। जिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है कल वाला या आज दिया है, उनको पूछो, उनसे आप संपर्क करना, उनको पूछना हमारे टेस्ट का लेवल क्या है। ये देखो सबके लिए फ़ायदा है। जिसको जिसको आप बताओगे आपका भी फ़ायदा होगा और सबका भी फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, सबको क्या है, हमारे इस प्रोग्राम से फ़ायदा मिले। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको भी फ़ायदा मिल रहा होगा, लेकिन टेस्ट ज़रूर दें, उससे बचना नहीं है किसी भी सूरत में। उससे आपका ही रिवीजन होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। हमारा कुछ वैसा नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं टेस्ट दो तो हमें बहुत डॉलर मिल रहे हैं उससे, कुछ नहीं हो रहा हमारा। हम आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, बस थोड़ी बहुत हमसे आपसे थोड़ी बहुत चाह है कि आप हमें थोड़ा-सा प्रसिद्ध कर दो, वो आप प्रसिद्धि दिला सकते हो। अब देखो केला मरिया मिंजोर मेसिस, ये आएगा। केला मरिया मिंजोर मेसिस क्या था? मिजोरम में एक गैर विषैली सर्प की प्रजाति है, एक सांप है जो गैर विषैला है। ये देखो केंचुए की तरह। इसका नाम है क्या? केला मरिया मिजोर मेंसिस, यानी मिजोरम में मिला है तो नाम मिजोर मेंसिस रख दिया इसको। मिजोरम में पाई जाने वाली एक गैर विषैली सांप की प्रजाति। पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? ये देखो बेटा, छोटा सा मेंढक था, मात्र 2 से 2.5 सेंटीमीटर का, इतना मेरे अंगूठों पे आके बैठ जाए, इतना सा मेंढक था। ये 7-8 मेंढक जो यहाँ से थे, कहाँ से? पश्चिमी घाट, यहाँ से ये गायब हो चुके हैं बेचारे, या फिर मर गए होंगे, या फिर ये कैसे कैसे करके लुप्त हो गए। तो ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखो पारिस्थितिकी होती है ना, छोटे से छोटा जंतु, छोटे से छोटा जीव और छोटे से छोटा पौधा भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये एक प्रकार की कड़ी है, ये एक कड़ी से कड़ी जुड़ी है। इस कड़ी में एक भी कड़ी टूट गई या एक भी जीव लुप्त होता है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसा मत सोचो कि यार सारी मक्खियां मर जाए तो भला हो जाएगा, सारे पक्षी चले जाए, कुछ नहीं होगा। हमें बहुत नुकसान, अगर अगर एक बार मान लो मधुमक्खियां एक बार के लिए खत्म हो गई ना, तो हमें कभी अनाज नहीं मिलेगा, कभी हमारे पौधे बड़े नहीं होंगे, क्योंकि परागण वाली क्रिया कौन कराती है? ये मधुमक्खियां, भंवरे ही कराते हैं। तो हम भूखे मरेंगे। इसलिए प्रकृति में किसी भी जीव या किसी भी प्रजाति का लुप्त होना वो मानव जाति को एक डायरेक्ट खतरा है, इनडायरेक्ट भी नहीं, एक डायरेक्ट खतरा है। तो ये पढ़ लेते हैं। 7 गैलेक्सी मेंढक, इनका नाम क्या है? गैलेक्सी मेंढक, और वैज्ञानिक नाम है मेलानोबैक्ट्रिक्स इंडिकस। मेलानोबैक्ट्रिकस इंडिकस, मेलानोबैक्ट्रिकस इंडिकस, 3 बार बोलोगे नाम याद हो जाएगा। मेलानोबैक्ट्रिकस इंडिकस, मेलानोबैक्ट्रिकस इंडिकस। और वैसे नाम क्या है? 7 गैलेक्सी मेंढक। पश्चिमी घाट के एक अनोखी संवेदनशील प्रजाति है। उसको फोटोग्राफी करते लोग वहां पे और ओवर टूरिज्म करते थे, इस कारण या तो खोया हुआ या फिर मरा हुआ पाया गया है। इनकी लंबाई मात्र 2 से 3.5 सेंटीमीटर, मात्र इतनी सी, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए उसको देखा, या फिर ओवर टूरिज्म, बहुत छोटे से होते दिखाई भी नहीं देते, पैर के नीचे आ गए बेचारे, मर गए होंगे। तो ये थी हमारी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज, जिसको हमें संभालना है कि भाई हो सही हो। ये ग्रीन अमोनिया, हाल ही में चर्चा में ग्रीन अमोनिया क्या है और ग्रीन अमोनिया क्या होती है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सोलर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए हरित हाइड्रोजन संक्रमण, ये एक प्रोग्राम है, साइट स्ट्रेटेजिकल इंटरफेरेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, इसका फुल फॉर्म होता है ये, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, स्ट्रेटेजिकल इंटरफेरेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। इस कार्यक्रम के तहत ग्रीन अमोनिया की नीलामी की गई है। ग्रीन अमोनिया की अभी नीलामी की गई है। किसने की है? इसने की है भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा। और किस कार्यक्रम के तहत की है? साइट कार्यक्रम के तहत। इस साइट का फुल फॉर्म क्या है? हस्तक्षेप, रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए हरित हाइड्रोजन संक्रमण है। ठीक है। अब ग्रीन है क्या? ग्रीन अमोनिया, GA मतलब ग्रीन अमोनिया है क्या? नवीकरणीय ऊर्जा आधारित जल इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त हाइड्रोजन व वायुमंडलीय नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया, जिसको हेबरबॉस प्रतिक्रिया है, इससे निर्मित शून्य कार्बन ईंधन है। आ गया समझ में? नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। एक बात ध्यान रखनी है कि ग्रीन अमोनिया में, बस लास्ट वाली बात, शून्य कार्बन ईंधन है, यानी कि जब ग्रीन अमोनिया का दहन होता है तो 1% भी उसमें पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा है नहीं। क्योंकि जब कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रोज आके हमारा वायु पॉल्यूशन होता है। तो ग्रीन अमोनिया में पॉल्यूशन नहीं होगा, ये माना जाता है कि ये तो है, क्योंकि इसमें शून्य कार्बन ईंधन होता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग करते हैं जहाजों में, स्वच्छ ईंधन, जो जहाज हैं जो चल रहे हैं उनके लिए स्वच्छ ईंधन हो जाए। कृषि उर्वरक है, जो कृषि के उर्वरक हैं उनको कार्बन मुक्त करने में, कृषि उर्वरक कार्बन मुक्त होंगे तो जमीन की, एक तो
जमीन की भ्रूमृदा होगी उसका क्या बढ़ेगा, उसकी उर्वरता बढ़ेगी, उसके साथ साथ बहुत भी फायदे होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन के सरल भंडारण और परिवहन वाहक के रूप में भी ग्रीन अमोनिया का उपयोग किया जाता है। यानी ग्रीन अमोनिया एक बहुत क्या कहते हैं उपयोगी चीज है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी चीज है। इसलिए इसका क्या किया, अभी नीलामी की है। तो ध्यान रखना उसमें शून्य कार्बन ईंधन होता है, बस यही ध्यान रखना है। ग्रीन अमोनिया में कार्बन होता है वो बहुत ज्यादा, बहुत ही होता ही नहीं है, मतलब शून्य कार्बन ईंधन होता है, ठीक है। और ये इसके उपयोग देख लेना, जहाजों में स्वच्छ ईंधन है, कृषि उर्वरकों में ईंधन मुक्त करने के, कार्बन मुक्त करने के लिए, हाइड्रोजन को सरल भंडारण और परिवहन करने के लिए। तो ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं। केरल में ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति हुई है। ये देखो, ये एक ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति मिली है केरल में। ये हेलीकॉप्टर होता है ना हमारे घर यहाँ पे उड़ते रहते हैं आसपास छोटे छोटे हेलीकॉप्टर, वो है ये ड्रैगन फ्लाई। तो क्या है इसका नाम, लीरियोथेमिस केरलोसिस। केरल में मिली तो केरलेसिस, लीरियोथेमिस केरलेसिस। यह प्रजाति स्पष्ट यौन द्विरूपता को प्रदर्शित करती है। कैसे, मतलब बाकी आप मधुमक्खी देख लो, टांटिए देख लो, जो का ना पीले पीले कलर के जो घूमते रहते हैं, मारवाड़ी भाषा में टांटियो घूमे, ततैया, हिंदी में उसको ततैया कहते हो। टांटिया देख लो तो हमें पता नहीं रहता कौन मादा है कौन नर है, पता नहीं रहता। एकदम सूक्ष्म दृष्टि से देखें या किसी को पकड़ कर जिसको ज्ञान हो वो बता सकता है। इसमें साफ साफ पता लगता था कौन सा नर है और कौन सा मादा। क्यों, क्योंकि जो नर होगा वो चमकीले गहरे लाल रंग का होगा और मादा होगी वो पीले रंग की होगी। तो ये क्या है, ये नर है, गहरे लाल रंग का है और दोनों पे काली ऐसी लाइनें बनी होगी। ये काली लाइनें है ना, ये दोनों पे बनी होगी, रंग अलग अलग हुआ। लाल रंग का होगा तो नर है और पीले रंग की होगी तो मादा होगी। ये स्पष्ट क्या यौन द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, मतलब पता लग जाता है कौन सा पुरुष है, कौन सा नर है और कौन सा मादा है। ये प्रजाति कहाँ मिली है, ड्रैगन फ्लाई की केरल में, ठीक है। यह प्रजाति अनानास और रबर के बागानों तथा छायादार नहरों जैसे मानव निर्मित सिंचाई परिदृश्यों के पास रहती है। ये पेड़ पौधे होते हैं ना, बस उनके पास ज्यादातर, जहाँ पे क्या हो, हरी भरी हरियाली हो और थोड़ा नमी हो, पानी हो, वहां पे ये रहते हैं। अब एक और न्यूज, इस टॉपिक को, ये टॉपिक यहीं पे हो गया। जाम्बू घोड़ा और रतन महल वन क्षेत्रों में रॉयल बंगाल टाइगर की उपस्थिति से गुजरात को पुनः टाइगर बियरिंग स्टेट का दर्जा मिल गया। गुजरात को क्या मिल गया, टाइगर बियरिंग स्टेट का दर्जा मिल गया। पहले टाइगर नहीं थे, फिर मध्य प्रदेश के एक, मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है, वहां से टाइगर घूमता घूमता तकरीबन 100 किलोमीटर दूर आके वो गुजरात में आ गया। अब वो गुजरात में ही रह रहा है। रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व है, इसलिए गुजरात को फिर से क्या मिल गया, टाइगर बियरिंग स्टेट का दर्जा मिल गया है। गुजरात भारत का एकमात्र राज्य है, गुजरात भारत का वाकई में एकमात्र राज्य है जहाँ पे आपको शेर भी दिखेगा, टाइगर भी दिखेगा और तेंदुआ भी दिखेगा। शेर वो बालों वाला होता है जिसके यहाँ पे खूब सारे बाल होते हैं, वो तो शेर होता है। टाइगर वो धारियों वाला होता है और तेंदुआ वो धब्बों वाला होता है। तो ये तीनों कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ गुजरात में, तीनों एक साथ। तो गुजरात भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुआ तीनों पाए जाते हैं। तो बस हाल में चर्चा में न्यूज थी कि हाल ही में किस राज्य को वापस टाइगर बियरिंग स्टेट का दर्जा मिला है, तो किसको मिला है, गुजरात को। चलिए आगे चलते हैं। मैंग्रोव क्लेम, देखो नाम अजीब सा है मैंग्रोव क्लेम, लेकिन होता क्या है ये एक प्रकार का क्या है, एक छोटा सा जीव है, एक छोटा सा जीव है जिसको केरल में कंडल काका भी कहते हैं, कंडल या कंदल भी कहते हैं, कंदल काका। और नॉर्मल नाम इसका मड क्लेम, नॉर्मल नाम इसका मड क्लेम है। ये एक प्रकार का ऐसा खोल वाला जीव होता है जिसके डबल दोहरी खोल होती है इसके ऊपर। घेंगा होता है ना, घेंगा जिस उस टाइप का एक जीव होता है जिसके ऊपर दोहरी खोल होती है। देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको CMFRA कहते हैं, इनके द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में, यानी परिस्थितियों को कंट्रोल करके, ऐसी वैसी टेम्परेचर सही करके, किस टेम्परेचर में इसको क्या कैसा करना है, इस मैंग्रोव क्लेम का कृत्रिम प्रजनन किया है। मैंग्रोव क्लेम का इस जीव का क्या किया है, कृत्रिम प्रजनन किया है, आर्टिफिशियल प्रजनन इसका किया है। किस किसने किया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और उसके साथ साथ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसने किया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके साथ साथ केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRA, इन दोनों के द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में मैंग्रोव क्लेम का कृत्रिम प्रजनन में सफलता प्राप्त की है। यह एक द्विकपाटी प्रजाति है, द्विकपाटी मतलब डबल खोल वाली प्रजाति है। इसके दो खोल होते हैं, एक खोल है उसके ऊपर भी एक खोल होता है, कछुआ होता है ना, कछुए का एक खोल होता है, तो इसके दो खोल हैं, एक के ऊपर एक। ये जीव ताजे जल में और खारे जल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। बस यही बात रखना कि कृत्रिम प्रजनन किसने किया है, भारतीय अनुसंधान परिषद और उसके साथ केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने। बस यही चीज ध्यान रखने वाली है, नाम याद रखना इसका, कंडल काका, मड क्लेम और मैंग्रोव क्लेम। आगे चलते हैं। यूरेशियन ओटर, ओटर देखो ये होता है, ये नेवले जैसा दिखने वाला, इसको उदबिलाव भी कहते हैं। ये यूरेशियन ओटर है ना, ये अभी कश्मीर में पाया गया है। उसकी पुख्ता जानकारी कैसे मिली, फोटोग्राफ, एक फोटो में कश्मीर में किसी ने फोटो लिया था, उस फोटोग्राफ में इसका
फोटो आ रखा है, उससे क्या पता लगा कि कश्मीर में भी यूरेशियन ओटर पाया जाता है जो यूरोप और एशिया में हो सकता है। सिंध नहर पर फोटोग्राफिक साक्ष्य से कश्मीर घाटी में इस प्रजाति के अस्तित्व की पुष्टि हुई है कि ये प्रजाति कहाँ पे है, कश्मीर घाटी में है। इसकी पुष्टि हो गई क्योंकि एक फोटो में आ रखा है। ये यूरेशियन ओटर नेवला प्रजाति से संबंध करता है, इसको उदबिलाव भी कहते हैं। ठीक है, यूरेशियन उदबिलाव कह लो आप इसको, यूरेशियन ओटर को यूरेशियन उदबिलाव भी कह लो। नेवला कुल से संबंधित है, नेवला ऐसा ही होता है बिल्कुल। ये पानी में बहुत अच्छा तैरता है, इसके पंजे जालीनुमा होते हैं, पानी में अच्छा तैरता है। मछलियों को होता है, मांसाहारी होता है, ये मछलियों को खाता है। ठीक है, और IUCN की लिस्ट में संकटापन है, वही लिस्ट है जो मैंने आपको बताई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वो एक रेड लिस्ट बनाती है जो 1968 से बनाती आ रही है। उसमें वो 9 भागों में डिवाइड करती है कि कौन सा जीव किस श्रेणी में है। तो ये किस में है, संकटापन है, ये डेंजर्ड है। ठीक है, नियर थ्रेटन है। ठीक है, संकटापन को होता है नियर थ्रेटन पे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया उदबिलाव, ये आप देख लो बैठा है, ये सोच रहा है कि कैसे मछली मिले उसको खाऊं। चीयर तितर या चीयर पीजेंट, ये चीयर तितर या चीयर पीजेंट क्या होता है, ये देखो थोड़ा थोड़ा मुर्गी जैसे दिखने वाला, लाल लाल आंख है इसकी। ये चीयर तितर कह लो या इसको चीयर फिजेंट कह लो। प्राकृतिक आवास कहाँ पे है इसका, पश्चिमी हिमालय में, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूके में। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इनकी संख्या में निरंतर कमी हो रही है। कमी देखो किस हिसाब से होती है, एक तो मानव वहां पे जा रहे हैं, मानवों का अतिक्रमण हो रहा है, उसके अलावा दावानल जंगलों में आग लग जाती है, उसके अलावा प्रकृति का प्रकोप, कभी आंधी आई कभी तूफान आई, तो बेचारे इस कारण इनकी संख्या में कुछ ना कुछ कमी हो रही है। मानव जहां जहां पहुंचेगा ना वहां पे उस प्रजाति की कमी आएगी ही आएगी। तो क्या कर सकते हैं, अब मानव तो है ही ऐसा। जमीन पर घोंसला बनाकर रहते हैं, ये घोंसला भी कहाँ पे बनाते हैं, जमीन में बनाते हैं, पेड़ों में नहीं बनाते। तो जमीन पर घोंसला बनाते हैं, तो मान लो 3-4 अंडे दिए तो कोई दूसरा जानवर आके खा गया, तो वैसे भी इनकी संख्या में कमी होगी। तो ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकी संख्या में कमी हो रही है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका प्राकृतिक आवास कौन सा है। इनका प्राकृतिक आवास है पश्चिमी हिमालय, जिसमें कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड शामिल है। टर्टल ट्रेल, ये क्या है, केंद्रीय बजट 2026 में ओडिशा, कर्नाटक और केरल की प्रमुख टर्टल नेस्टिंग साइटों पर टर्टल ट्रेल विकसित करने का प्रस्ताव है। देखो उड़ीसा और कर्नाटक और केरल है ना, इनमें समुद्र के ये बिल्कुल तटीय क्षेत्र है। तो वहाँ पे क्या, जो समुद्री कछुए होते हैं ना, वो थोड़े तटों पे आते हैं एक सीजन में, और खूब सारी संख्या में वो सारे सह परिवार वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे उसको कहते हैं टर्टल नेस्टिंग साइट। नेस्टिंग मतलब घोंसला बनाने वाली स्थल, टर्टल नेस्टिंग साइट घोंसला बनाने वाली स्थल था। तो इसके लिए टर्टल ट्रेल बना दिया कि भाई इतने इतने जगह में आदमी नहीं जाएगा, ये टर्टल ट्रेल है, वहाँ पे आपको नहीं जाना, वहाँ पे क्या करना, इंटरफेयर नहीं करना। और एक जगह बना दी, मान लो वहाँ पे आप जा सकते हो, और हो सकता है कि वहाँ पे टर्टल फिश पहले से भी अंडे दे रहे हो और एक आध वहाँ पे अंडा दे रहा हो, तो इससे क्या हुआ, प्रकृति का संरक्षण में खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये थोड़ा वैसे सही नहीं है, पर जो भी है याद रखना कि टर्टल ट्रेल कहाँ पे बन रहा है, यही चीज याद रखनी है, ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटों पे। ठीक है, ओके के। सिक्किम सुंदरी, ये क्या है, एक हिमालय पौधा है, ये देखो बड़ा सुंदर सा पौधा है हिमालय पौधा। तो आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता, इतना पूछा जा सकता है कि सिक्किम सुंदरी क्या है। सिक्किम सुंदरी कोई जीव है, या कोई वनस्पति है, या किसी जो महिला हाल ही में जीती है उसका नाम है, या किसी अंतरिक्ष यात्री या उल्कापिंड का नाम है। तो क्या है, ये एक हिमालयी पौधा है, बहुत सुंदर पौधा है, ये देख सकते हो आप, ये है सिक्किम सुंदरी। चलिए आगे चलते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2026 में इन नियमों को लाया गया है। इस नियमों को पढ़ते हैं, किसके द्वारा लेके आया गया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको पर्यावरण मंत्रालय भी कहते हैं, इनके द्वारा लाया गया है। किस अधिनियम के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको अधिसूचित किया गया, नियमों को अधिसूचित किया गया है। पावर कहां से मिली है, इस एक्ट के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इनको पावर मिली है। किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको सिंपली पर्यावरण मंत्रालय या वन मंत्रालय कह लो, या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कह लो। 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी होंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है याद रखने के लिए। प्रभावी कब से होंगे, 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से कहाँ कहाँ होंगे, शहरी और ग्रामीण निकायों, इन दोनों में जो अपशिष्ट पृथक्करण और जवाबदेही मजबूत करेंगे कि आपको अपशिष्ट हो, जो अपशिष्ट आप कचरा फेंकते हो, गीला कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग करना है, सैनिटरी कचरा अलग करना है, और जो विशेष देखभाल वाला कचरा है उनको अलग अलग करना है, उनको पृथक्करण करना है, और उनके साथ साथ जवाबदेही भी मजबूत करेंगे कि ऐसा नहीं है कचरा उठाया और कहीं भी डंप कर दिया, वो वाला सिस्टम अब नहीं रहेगा क्योंकि नियम बन चुके हैं। उनकी इस अधिनियम या इस नियम की विशेषताएं क्या है, कचरे को 4 श्रेणियों में बांट दिया, कचरे को 4 श्रेणियों में बांट दिया। अब कचरा 4 प्रकार का होगा। एक कचरा होगा गीला कचरा,
जिससे क्या बनाएगी, खाद या ऊर्जा बनाई जाएगी। खाद या ऊर्जा बनाई जाएगी गीले कचरे से। गीला कचरा कौन सा है, जो आपका रसोई का कचरा होता है, जिसमें आप चाय पत्ती डाल दी आपने, या आपने कुछ सब्जी वब्जी डाल दी, या इधर उधर से कोई बहुत सारी क्या सब्जियां बच गई, या शादियों में कुछ खाना बच गया, वो सब गीला कचरा की श्रेणी में आता है। उससे क्या बन जाएगी, खाद बनाई जाएगी। सूखा कचरा अलग करेंगे, सूखा कचरा का पुनर्चक्रण किया जाएगा। सूखा कचरा है उसका पुनर्चक्रण करके उसका रिसाइकलिंग किया जाएगा और फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं कोई और चीज बनाने में। दो और है, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाले कचरे। एक सैनिटरी होता है जो हॉस्पिटल वाले कचरे होते हैं, और उसके साथ साथ विशेष देखभाल वाले जो न्यूक्लियर टाइप के जो कचरे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कचरे जिनके लिए बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। उन दो कचरों की श्रेणियों को निपटान करने के लिए सुरक्षित और अधिकृत तरीके से उनका निपटान किया जाएगा। बहुत सुरक्षित हो, किसी को नुकसान न पहुंचे, और जो अधिकृत हो, इस तरीके से इनका निपटान किया जाएगा। तो 4 श्रेणियां ध्यान रखना, गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल। ये 4 कचरे के प्रकार हैं। गिल्ले से खाद बनाई जाएगी, ऊर्जा बनाई जाएगी, सूखे से पुनर्चक्रण होगा, और जो सैनिटरी और विशेष देखभाल है इनका निपटान होगा, बहुत सुरक्षित तरीके से होगा, और साथ साथ अधिकृत तरीके से होगा। चलिए आगे चलते हैं। पालना नहीं करने पर, अगर पालना नहीं की सबकी, तो आपके जुर्माना लगेगा। जुर्माना जो निर्धारण करेगा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड। राज्य में है तो स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, और नहीं तो सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, केंद्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड। इसमें कुछ मानक निर्धारित किए हैं, कुछ मानक निर्धारित किए हैं। क्या मानक होते हैं कि अगर किसी मकान का या किसी फर्श का ग्राउंड का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर है या उससे अधिक है, या फिर उसका जल उपयोग करने की जो क्षमता है 40,000 लीटर प्रतिदिन वो बिल्डिंग यूज कर रही है, या फिर 100 किलो कचरा प्रतिदिन वो निकाल रही है, ये क्या होगा, निर्धारित मानक हो गया। इन मानकों में जो आवास चाहिए सरकारी परिसर, इन मानकों के अंदर जो भी आवास जो आप रह रहे हो वो, या फिर कोई सरकारी परिसर आएगा, उसको थोक अपशिष्ट उत्पादक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, थोक अपशिष्ट उत्पादक उनको कहा जाएगा। और क्यों कहा जाएगा, क्या करना है, जो कुल कचरे के 30% हिस्से के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। जो जितना कचरा हो रहा है उसका 30% कचरा का हिस्सादार कौन माना जाएगा, ये थोक अपशिष्ट उत्पादक। और कौन कहलाएंगे, जिनका या तो क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है, या वो प्रतिदिन 100 किलो कचरा उत्पन्न कर रहे हैं, या हर दिन 40,000 लीटर जल का वो उपयोग कर रहे हैं, उन सबको थोक अपशिष्ट उत्पादक माना जाएगा। और उसमें उनको नुकसान क्या होगा, उनको 30% कचरे का जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही गिल्ले कचरे को उनको क्या करना पड़ेगा, उसी स्थान पर प्रसंस्करण करना पड़ेगा, उसी स्थान पर प्रसंस्करण करना पड़ेगा। प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उसी स्थान पर। अब मान लो सिटी में रह रहे हैं, आसपास कोई जगह नहीं है, वहां पे प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। अगर नहीं की जा सकती तो उस स्थिति में उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक जिम्मेदारी सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप इस कचरे की जिम्मेदारी लो, और कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और उसका प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग करवाओ। ये देख लो, ये यहाँ पे है, उसका उसी स्थान पर प्रसंस्करण अनिवार्य है। अगर संभव नहीं है वहां पे, तो जिम्मेदारी प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको कहीं और जाके उसको डंप करके, या डंप करके नहीं, उसका प्रोसेसिंग करके उसको क्या करना है, कचरे का समाधान करना है। तो इसलिए विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक जिम्मेदारी एक नई चीज बनाई गई है कि विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। मतलब आप या तो फिर उसको खुद ही कर लो, खुद नहीं कर सकते तो एक प्रमाण पत्र लो, उस प्रमाण पत्र को लेकर आप कहीं जहाँ पे कोई खुली जगह है जहाँ पे कचरे का प्रोसेसिंग की जा सकती है वहां जाके करो। करना आपको ही है। ये बहुत अच्छी चीज है वैसे देखा जाए तो। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उद्योग नेतृत्व समितियों का गठन किया जाएगा। अब इसका ध्यान कौन रहेगा कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उसके नेतृत्व में उद्योग समितियों का गठन किया जाएगा। वो उद्योगों पर और इन परिसरों पर सब पे ध्यान निगरानी रखेगी। तो ये था हमारा क्या जो नियम बना था, जिसको क्या कहते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 लागू आपको पता ही है। ये ध्यान रखना 1 अप्रैल 2026 से सब याद रखना है, ठीक है। विशिष्ट रूप से जो याद रखना था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक खबर और है, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में अगले 5 वर्षों के लिए कार्बन अधिग्रहण, उसका उपयोग और भंडारण के समाधानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बस यही पूछा जा सकता है राशि आपको कि हाल ही के केंद्रीय बजट में कार्बन के संग्रहण करने के लिए, उसका अधिग्रहण, उसके समाधान के लिए कितनी राशि दी गई है। तो कितनी, 20,000 करोड़। और कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो 26-27 में 5 जोड़ो तो 31-32 आ जाएगा। उन 5 वर्षों के लिए हमें क्या करना है, कार्बन का अधिग्रहण, कलेक्शन, यूटिलाइजेशन, उपयोग और समाधान को क्या कहते हैं, भंडारण को कहते हैं शॉर्टेज। कार्बन कलेक्शन, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, ठीक है, वो CCUS है। इसीलिए तो कितने रुपए हैं, 20,000 करोड़ रुपए। अगली खबर है, पर्यावरणीय सुरक्षा शर्तों के साथ NGT द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी दी गई है। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण होता है या हरित अधिकरण होता है, वो उन चीज़ों को देखता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है, उन मामलों को वो सुनता है। तो इसने किसको सुना है? जो ग्रेट निकोबार योजना थी, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? नीति आयोग ने की थी 2021 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको स्वीकृति मिल गई है। नीति आयोग ने 2021 में इसको शुरू किया था। इसमें राशि आवंटन की गई थी 81,000 करोड़ रुपए। इतनी राशि आवंटन की गई थी और सूचना किसमें चली गई थी? अपने एनजीटी में चली गई थी, लेकिन एनजीटी ने अब कुछ शर्तें लगाई है, आप विकास करो लेकिन इन शर्तों के साथ, आसपास पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, मछलियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेरीन का मतलब समुद्री इकोसिस्टम, और ये जो वन वाला है ये इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ करके उनको शर्तें दी गई है। तो राशि कितनी थी? 81,000 करोड़। यह परियोजना मेरीटाइम विजन 2030 के अनुरूप है। एक विजन है सरकार का, मेरीटाइम विजन 2030, इसके अनुरूप है। उद्देश्य क्या है? इस द्वीप को, कौन सा? ग्रेट निकोबार द्वीप को वैश्विक आर्थिक और रक्षा केंद्र बनाना। हमारे यहाँ पे नौसेना के बेस हैं, यहाँ पे नौसेना के कुछ है बेस हैं यहाँ पे, इसलिए इसको रक्षा केंद्र बनाना है और साथ ही आर्थिक केंद्र, ताकि मछलियाँ वछलियाँ पकड़ सके या बहुत एक पोर्ट बंदरगाह बनाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही एक क्रूशल जगह पे। ये देखो, ये अंडमान निकोबार पर पूरे द्वीप है, और ये जो लास्ट में है ये पूरा कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो एक केकड़े की नई प्रजाति मिली है, बस लास्ट में यही है, एक केकड़े की हमें नई प्रजाति मिली है पश्चिम घाट के मध्य भाग में। कहाँ पे? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में मीठे पानी के केकड़े की हमें एक नई प्रजाति मिली है। और कौन सी प्रजाति है वो? इसका नाम है घाटियाना धृतीयरम। घाटियाना धृतीयरम, ये हमें एक नई प्रजाति मिली है। ये देखो, एक केकड़ा, बहुत छोटा सा केकड़ा है, लाल रंग का, ये मीठे पानी का केकड़ा है, ये मीठे पानियों में पाया जाता है। और ये जो किस्म है, ये मीठे पानी की 77वीं किस्म है। ये जो किस्म है, ये 77वीं किस्म है, प्रजाति है मीठे पानी की। ठीक है, इसका नाम क्या है? घाटियाना धृतीयरम। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित घाटियाना धृतीयरम क्या है? यह एक केकड़े के मीठे पानी की प्रजाति है, जो कहाँ मिली है? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में। ठीक है, धृति क्या नाम है? धृति नाम क्यों पड़ा? धृति इसके खोजकर्ता थे, 3-4 खोजकर्ता थे, उनमें से 2 फॉरेस्ट गार्ड थे, और एक फॉरेस्ट गार्ड का नाम है गोपाल नाइक। इनकी बेटी का नाम है धृति, उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया धृतीयरम। इनकी बेटी का नाम है धृति। इनमें कुछ खोजकर्ता थे, 2 फॉरेस्ट गार्ड थे, उनमें से एक फॉरेस्ट गार्ड का नाम गोपाल नाइक है, उनकी बेटी का नाम धृति है, इसलिए इसका नाम धृतीयरम रख दिया। वो कहते हैं ना कि एहसान, एक प्रकार का क्या? उपकार करने के लिए, एहसान करने के लिए भाई उन्होंने बहुत, एहसान तो नहीं कह सकते उनको, क्रेडिट देने के लिए, सॉरी एहसान शब्द सही नहीं रहेगा, क्रेडिट देने के लिए इसका नाम क्या कर दिया? धृतीयरम। घाटियाना वंश की 14वीं प्रजाति है, 14th प्रजाति है घाटियाना वंश की। इसका नाम है गेक्कार्सी नुसीडे परिवार। ये कौन से परिवार से है? गेक्कार्सी नुसीडे परिवार से। अब ये आपको रटना है बस। गेक्कार्सी नुसीडे परिवार से कौन सा है? घाटियाना धृतीयरम। और ये मीठे पानी के केकड़ों की 77वीं प्रजाति है, और इसके साथ साथ 14वीं प्रजाति कौन सी है? ये घाटियाना वंश की 14वीं प्रजाति है, ये देख लो आप। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। जो जनवरी और फरवरी का पर्यावरण और पारिस्थितिकी का करंट अफेयर था, ये मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देख लेना, फिर आ जाएगा। और आने को तो एक बार, अगर आप अटेंटिव हो, अगर आप ध्यान लगा के देख रहे हो, तो आपको एक बार में ही आ जाएगा। कुछ चीज़ें रटनी है, वो रटनी है, उसका कोई अल्टरनेट या उसका कोई विकल्प होता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आप PDF को देखोगे, वीडियो को देखने के बाद PDF पढ़ोगे, और फिर कल आप हमारे ऐप में जाके क्या करोगे? टेस्ट दोगे, खुद का मूल्यांकन करोगे। आप टेस्ट दो, आपको मजा आएगा। ठीक है, तभी जाके इस वीडियो बनाने का हमारा औचित्य सिद्ध होगा। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आप वीडियो आप देख भी रहे हो तो आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हो? आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट से बच रहे हो कि मेरी तैयारी है या नहीं है, वो बात की बातें हैं। तैयारी होती रहेगी, तैयारी चलती है सबकी, सबकी एक जैसी सिचुएशन है। आप घबराओ मत। लोग घबरा रहे हैं कि सर मेरा ये पोर्शन नहीं हो रहा, वो पोर्शन नहीं हो रहा, छोड़ो, सबकी एक जैसी है। बस आप कर्म करो भाई, घबराने पे आपका बस नहीं चला, आपका बस चलता है कर्म करने पे। आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बाकी चीज भगवान पर से छोड़ो। 16 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, जितना पढ़ सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, उतना पढ़ो। ठीक है, तो फिर कोई नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ, एक करंट के बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए जो बताया है वो सब पढ़ो, मेहनत करो, याद करो, व्हाटएवर जैसे भी कर सकते हो, रट के करो, समझ के करो, लिख के करो, XYZ जो भी तरीका है उससे करो। तो मेहनत करते रहो, मेहनत करने के साथ खुश रहो और मौज लो।